नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। और जनहित में आज हम बात करेंगे ला नीना का प्रकोप। या भारत में ठंड के दस्तक के साथ ही एक बुरी खबर भी साफ तौर पे निकल कर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य भारत में ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना जाहिर की है। वहीं मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में तापमान गिरने की आशंका भी जाहिर की है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो 12 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। और इस बार क्या ला नीना कहर बनकर टूटेगा, ये रिपोर्ट देखिए। ला नीना का प्रकोप कई राज्यों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, दिसंबर में आएगी तबाही। क्या कहर बनकर टूटेगा ला नीना? भारत में ठंड की दस्तक के साथ ही एक बुरी खबर सामने आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि दिसंबर 2025 तक ला नीना का प्रभाव 71% संभावना से देश पर कहर बनकर टूटने वाला है। ये मौसमी घटना भारी बारिश, फ्लड्स, भूस्खलन और अन्य आपदाओं को जन्म देगी। इससे चीख पुकार तक बच सकती है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने इस साल भारत में सामान्य से अधिक ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है। इसका मुख्य कारण ला नीना की स्थिति का विकसित होना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जो इस ठंडे जलवायु चरण के बनने का स्पष्ट संकेत है। ला नीना वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है और भारत में अक्सर ठंड और वर्षा में वृद्धि लाता है। ला नीना क्या है? नीना एक स्पेनिश शब्द है जिसका शाब्दिक मतलब होता है छोटी लकड़ी। यह एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो लगभग हर 2 से 7 साल में घटित होती है। इसमें भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के सतही जल का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। जिस तरह से नवंबर में अब उत्तर भारत में तापमान गिरने शुरू हुए हैं और जिस तरह से पहाड़ों पर अभी ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तापमान -2-3 डिग्री और 5 डिग्री तक पहुंच रहे हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और कानपुर में भी तापमान 9 और 8 डिग्री तक पहुंच रहे हैं। और ये तापमान फिर आगे भी इसी तरह रहने की संभावना है। अभी फिलहाल जिस तरह से उत्तर पश्चिमी हवाओं ने गंगा के मैदानी भागों में अपना असर दिखाना शुरू हुआ है, इन उत्तर पश्चिमी सर्द हवाओं की वजह से सारे उत्तर भारत में, मध्य भारत में, बिहार में और बंगाल और उड़ीसा तक तापमान गिरने की संभावना है। और ये ओस जो पड़ती है, ये किसानों के लिए बहुत हमारी फसलों के लिए, रात में जो हमने बोई हुई फसलें हैं उनमें नमी देती है और दिन में तेज धूप निकलती है, तो जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये अभी 20 नवंबर तक ये सब चीजें चलने की संभावना है। बीच बीच में तापमानों में 1-2 डिग्री का उतार चढ़ाव भी हो सकता है। फिलहाल दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद सहित कई इलाकों में सुबह हल्का कोहरा छाया रहने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की वापसी के साथ आने वाले हफ्तों में
हल्की बारिश हो सकती है जिससे कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा है। मौसम विभाग ने नागरिकों को सलाह तो दी है कि आगामी महीनों में तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है, इसलिए उन्हें ठंड से बचाव के उपाय पहले से करने चाहिए। किसानों के लिए भी ये चेतावनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम में ये बड़ा बदलाव उनकी फसलों को प्रभावित कर सकता है। एमडी के मुताबिक इस बार की सर्दी पिछले वर्षों की तुलना में अधिक ठंडी और लंबी रहने की संभावना है। तो जी हाँ, ला लीना की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको बता दें कि ये एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो लगभग हर 2 से 7 साल के बीच में घटित होती है। लेकिन हमने देखा है कि ला नीना से पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर लोगों का जीवन खासतौर पर प्रभावित हुआ है। ठंड से बचाव के लिए आईएमडी ने खासकर अलर्ट जारी कर दिया है कि भाई जो तापमान है उसमें बदलाव आ सकता है, ठंड ज़्यादा बढ़ सकती है। लिहाजा किसानों के लिए, आम लोगों के लिए साफ तौर पर जो है वो कई बातें कही गई हैं। लेकिन इन सब के बीच ला नीना क्या है ये भी हम आपको साफ तौर पर बता रहे हैं। ये एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो लगभग हर 2 से 7 साल में घटित होती है, जिसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम जो हो जाता है, और इसमें वैश्विक स्तर पर तापमान, वर्षा और हवा के पैटर्न में बदलाव भी आ जाता है। और इसके साथ साथ ठीक है, रामानुज हमारे लखनऊ से हमारे संवाददाता इस बार अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। अशोक द्विवेदी हमारे साथ नोएडा से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ चेस्ट स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनीष मनन चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आनंद शर्मा मौसम वैज्ञानिक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधे रुख करते हैं जयवीर मावी जो कि गाजियाबाद में, अशोक द्विवेदी नोएडा में आप इस वक्त हैं, और हमने देखा कि जो मौसम विभाग ने, आईएमडी ने खास तौर पे अलर्ट जारी किया है। क्या अलर्ट है, क्या इसके बारे में चाहूंगा दर्शकों को बताएं। तो देखिए आरिस, आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने जो चेतावनी जारी की है कि आने वाले समय में, यानी कि लगभग 72 घंटों में सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा। आपको बता दें कि इस समय भी गाजियाबाद में सुबह और शाम के समय अब सर्दी बढ़ रही है। हालांकि नवंबर का महीना भी आज 10 तारीख हो चुकी है, और उसके बावजूद जितनी सर्दी पड़नी चाहिए थी उतनी सर्दी अभी तक भी नहीं है, जिसको लेकर अब जो लोग हैं कहीं ना कहीं, जिस तरह से जो दुकानदार हैं, जो गर्म कपड़े बेचने वाले हैं, उनको भी कहीं लग रहा था कि इस बार कपड़े नहीं बिकेंगे। लेकिन जैसे ही आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले 72 घंटों में दिल्ली एनसीआर समेत तमाम राज्यों में जो सर्दी है वो इस बार सामान्य से ज्यादा पड़ने वाली है। साफ कहें तो पिछली बार जो सर्दी थी उससे भी कई गुना ज्यादा सर्दी इस बार दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस सर्दी में जो कड़ाके की ठंड होगी, आम लोगों को तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। और बचाव की बात करें तो जिस तरह से, जैसे ही आईएमडी की चेतावनी की हम बात करें, जिस तरह भारी बारिश और भारी सर्दी की जो चेतावनी दी गई है, क्योंकि बात करें तो जिस तरह पहाड़ी क्षेत्रों में जब बर्फबारी पड़ती है तो उसका असर धीरे धीरे जो सामान्य क्षेत्र है वहां पर पहुंचता है। आने वाले दिनों में जब पहाड़ों पर बारिश होगी तो उसका प्रभाव सामान्य तौर पर दिल्ली एनसीआर में जरूर रहेगा। वैसे भी अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है, और देश भर में कहावत यह है कि जो दिल्ली की सर्दी है वो बड़ी कठिन होती है और बहुत ज्यादा पड़ती है। लेकिन इस बार जिस तरह से जो घोषणा की गई है कि सामान्य से भी ज्यादा सर्दी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो तमाम विभाग है, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, वो भी अब कहीं ना कहीं इन तैयारियों में मैं आऊंगा जयवीर आपके पास, और प्रशासनिक अमले की क्या कुछ तैयारियां हैं इस पर भी हम बात करेंगे। अशोक द्विवेदी, आपके पास क्या जानकारी है? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? आने वाले दिनों में किस तरह के मौसम का मिजाज बदलेगा, इसको लेकर क्या चेतावनी जारी की गई? मैं चाहूंगा अशोक द्विवेदी आप भी बताएं जल्दी से। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आईएमडी की चेतावनी के बाद 72 घंटों बाद जो है दिल्ली एनसीआर में काफी सर्दी पड़ेगी। बता दूं, हर साल के मुकाबले इस बार सर्दी ज्यादा
पढ़ने के लिए आईएमडी ने जो चेतावनी दी है, हर साल का मामला ये रहता है कि जैसे पहाड़ों पे बर्फबारी होती है वैसे सबसे ज्यादा सर्दी जो है दिल्ली एनसीआर में चालू हो जाती है। वही मैं आपको बता दूं, जो एनसीआर क्षेत्र है, खास करके नोएडा या दिल्ली या गाजियाबाद, फरीदाबाद, जो दिल्ली से लगे हुए क्षेत्र है, यहाँ पे हर साल सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है। वहीं अगर जो कपड़ा व्यापारी है, जो गर्म कपड़ा बेचते हैं, उन्होंने अपनी तैयारियां कर ली है कि कपड़ा इस बार ज्यादा बिकने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आरिश देखा जाए तो धरातल पर प्रशासन की तरफ से अभी कोई तैयारी यहाँ पर नहीं की गई है। फिलहाल के लिए सुबह शाम की सर्दी जो है वो पड़ना स्टार्ट हो गई है। वहीं मैं आपको बता दूं, प्रदूषण के साथ साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दिया है एनसीआर में, जिसको लेकर के सुबह के टाइम की जो विजुअलिटी है वो बड़ी कम होती है, जिसमें आने जाने वाले लोगों के लिए भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। आरिफ, तो बड़ी बात साफ तौर पे कही। और इस बीच मनीष, आपके पास क्या जानकारी है? प्रशासन कितना तैयार है? ठंड बढ़ने वाली है, इसको लेकर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पे जारी किया है। इस बीच क्या तैयारियां प्रशासनिक तौर पर, और क्या कुछ कह रहा है राजधानी लखनऊ की बात करें मौसम विभाग, मैं चाहूंगा इसके बारे में बताएं। देखिए आरिश, अगर बात की जाए कि जिस तरीके का मौसम जो है बना हुआ है वो लालीना का ही असर है कि कहीं ना कहीं अब जो है मौसम में तब्दीली हो रही है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो प्रशासन जो है अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है काफ़ी लंबा चलेगा। यानी कि माना जा रहा है कि पूरा नवंबर के जो है अंत तक जो है ये पूरे अपने चरम पर आ जाएगा और फरवरी के अंत तक जो है ये लालीना का प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मौसम के ऊपर, और मौसम में सबसे ज़्यादा मानसून के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हर तरीके से तैयारियां होती, किसानों को भी अपनी तैयारियां करनी है, क्योंकि फसल जो है वो अब जो है गेहूं की फसल जो है बुआई होनी शुरू हो चुकी है और अभी धान जो है कटा ही है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के लिए जो दलहन के जो किसान हैं उनके लिए बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन जो अन्य फसलें हैं, चाहे गेहूं की अगर बात की जाए, उसके लिए सर्दी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। लेकिन उसके अगर हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरा मौसम तब्दील होता है तो फसल तो थोड़ा बहुत ठीक हो सकती है। अगर मानसून बीच में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं फसल पे नुकसान भी हो सकता है। हाँ, ये बाकी रहा कि इस पूरे घटनाक्रम से निपटने के लिए जो है प्रशासनिक चेतावनी जो है दे दी गई है और प्रशासन जो है अपनी तैयारियों पर लगा हुआ है। जी, तो प्रशासन अपनी तैयारियों पर लगा हुआ है। इस बीच हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा जी भी हैं। आनंद शर्मा जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आनंद शर्मा जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? शायद मुझे लग रहा है कि आनंद शर्मा जी से हमारा जो है वो संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद मुझे लग रहा है, ठीक है। डॉक्टर मनीष मनन जी, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही हो, जी जी जी, सुनाई दे रही है। बच्चों के लिए खासकर ये बात कही जा रही है कि भाई ये जो लालीना है, जो एक 2 से 7 साल में घटित होता है, जिससे ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, खासकर बच्चों के लिए किस तरह की एहतियात बरतने की ज़रूरत है? आने वाले दिसंबर माह की बात कही जा रही है कि ये कहा जा रहा है कि दिसंबर में कहीं ना कहीं कहर टूटेगा, लानीना का प्रकोप देखने को मिलेगा। तो किस तरह की तैयारी करने की ज़रूरत है? मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। जी जी, तो सबसे ज्यादा ध्यान जो है ना, हमें छोटे बच्चों के रखने की जरूरत है। जो नवजात शिशु हैं और जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, इन बच्चों में हाइपोथर्मिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार मैं देखता हूं कि पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को खूब सारे कपड़े पहना दो, कमरे का टेम्परेचर चाहे जैसा भी हो। लेकिन मैं एक चीज बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं सारे के सारे पेरेंट्स को कि आपके रूम का टेम्परेचर करीब 25 से 30 डिग्री के बीच में आपको रखने की जरूरत है। एक मिथ है लोगों के दिमाग में कि सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिर्फ रजाई ले लो काफी। छोटे बच्चे अगर आपके घर में है, आपको हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, हीट और ह्यूमिडिफिकेशन दोनों होने चाहिए। रूम का टेम्परेचर 25 से 30 होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का डायपर भी चेंज करो तो बच्चे को ठंड ना लगे। हाइपोथर्मिया एक बहुत ही डेंजरस और लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है जो कि छोटे बेबीज में हो जाए। इसमें बच्चे अचानक डल हो जाते हैं, बोल नहीं पाते, हिलाओ डुलाओ तो रिएक्ट नहीं करते। ऐसे इट्स मेडिकल इमरजेंसी, उसको हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत है। ऐसा ना हो, इसके लिए मोटा मोटा मेरा एक एडवाइस है सारे पेरेंट्स के लिए, बच्चे के हाथ, पैर और पेट टच करके देखिए। अगर तीनों गर्म है तो बच्चा गर्म है, ये है। और रूम टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए कि आप रूम में बिना रजाई के सो सकते हैं। ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जिस रूम में एक न्यूबॉर्न बेबी है। इतना ख्याल रखने की जरूरत है।
स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब बाहर जा रहे हैं कम से कम 4 अलग अलग लेयर्स के कपड़े, कॉटन, थर्मल, एक वुलन, फिर एक कॉटन, इस तरह से हो, हाथ पैर ढके हो, सिर ढका हो। तो एंड आउटडोर एक्टिविटीज हम जनरली रिकमेंड करते हैं जब बाहर धूप निकली, सूरज निकलने से पहले और ढलने के बाद बच्चा घर के अंदर रहे तो वो बच्चे की सेहत के लिए अच्छा है। तीसरी चीज, हाइड्रेशन बहुत जरूरी होता है। पानी कई बार लोग कम पीते हैं सर्दी के मारे, और डिहाइड्रेशन से भी कई बीमारियां हो सकती है जो विंटर से रिलेटेड। ये तो मैं सिर्फ कोल्ड रिलेटेड इलनेसेस कह रहा हूँ, अगर हम बोलते चले जाएं तो उसमें बहुत सारी बीमारियां और हैं जो कि इसमें एसोसिएटेड हो सकती है। सिर्फ ठंड से अगर बचा के रखे बच्चे को तो बहुत सारे प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो ठंड से बचा के रखे तो बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी भी हमारे साथ हैं। कक्कड़ साहब, हम देखते हैं कि अमूमन जब ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो हार्ट अटैक के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो एहतियात के तौर पर क्या करने की ज़रूरत है? ये बात आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले महीने में ठंड का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इस बीच जो लोग हैं जो जिनके ब्लॉकेज है या इस तरह की समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, वो क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं? मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जब भी ठंड पड़ती है, टेम्परेचर डाउन होता है, तो बॉडी के दो चीज़ें बिल्कुल डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में रहती है। एक स्किन जिसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा लंग। ये लंग बॉडी के अंदर होते हुए डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कम्युनिकेट करता है, और इसका भी एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट एक टेनिस के जो एरिया होता है, टेनिस का जो एरिया होता है उसके बराबर होता है। तो जितनी बार हम सांस लेते हैं, ठंडी हवा फेफड़े में जाती है और उसका पूरा प्रभाव पूरे बदन में पड़ता है। बच्चों के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बता दिया है कि क्या हमें प्रिकॉशन बरतना चाहिए। स्पेशली वो लोग जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिन्हें डायबिटीज है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, और जो सांस के पेशेंट हैं, सीओपीडी के पेशेंट हैं, जिनको किडनी या रीनल ट्रांसप्लांट हो गया, और प्रेग्नेंट वुमेन, इनको विशेष सावधानी रखने की जरूरत होती है। जब भी कोई टेम्परेचर वेरिएशन होता है, या बहुत कम टेम्परेचर होगा या बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, वो सीधे आपकी बॉडी को इंसल्ट करता है। जो ब्रोंकस होता है, जो सांस की नलियां होती हैं, उसमें एक स्वेलिंग आती है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इस सीजन में जो भी वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय एयर ऊपर जाके नहीं जा पाती है, और जब हम सांस के द्वारा अंदर होते हैं तो सांस के अटैक बढ़ते हैं। सूजन होने से जो लोकल इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधक क्षमता है जो सांस की नलियों की, वो कम हो जाती है, और इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो सांस के अटैक बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत बेहतर कहा है कि जो भी एस्मेटिक पेशेंट होते हैं, जो सांस के पेशेंट्स होते हैं, उनको सूरज निकलने के बाद ही जाना चाहिए। एक्सपोजर उस समय एक्सरसाइज ना करें जिस समय वायुमंडल में प्रदूषण ज्यादा हो, जिस समय आपका बाहर का तापमान बहुत ज्यादा गिरा हुआ हो। सूरज निकलने के बाद ही आप बाहर जाइए। अगर आप रोड में रन कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि अंदर जाकर के, जहाँ पे पोल्यूशन कम है, आप वहां पर जाके एक्सरसाइज करें। अपने रात के समय अपनी खिड़की, कमरे सब बंद होते हैं, और एक आप जाकर के कागज है, प्लास्टिक है, वो जला करके सो जाते हैं, या हीटर जलाते हैं, और बिल्कुल वेंटिलेशन नहीं होता। और अक्सर हम देखते हैं, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, वो रात को सोए, रजाई ओढ़ करके सोए, चीजें जला करके, और सुबेरे वो जिंदा नहीं रहे। तो कुछ चीजें हम लोग को एहतियात बरतना चाहिए। अगर आप रात को सो रहे हैं तो वेंटिलेट होना चाहिए रूम। कछुआ मार या और भी चीजें जो होती हैं, जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, उनका उपयोग ना करें। सोने से पहले उसको जला के सोएं, और जब आप सोने लगे तो उसको बंद करके सोएं, और वेंटिलेट कर लें जिससे कि उसकी हवा बाहर निकल जाए। जाली के दरवाजे खोलें जिससे कि मॉस्किटो मर जाए। उसके अलावा कुछ और प्रिकॉशन है, जैसे लोगों की बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं कि अगर तंबाकू या स्मोकिंग करने से गर्मी आ जाती है, कमरा बंद करके स्मोक करते हैं, तो किसी भी तंबाकू का प्रयोग करेंगे, वो ब्रोंकोस्पैज्म करती है, आपकी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, आपको नुकसानदायक होती है। उसके अलावा लोगों की एक मिथ है कि ठंडक है तो बच्चों को ब्रांडी दे देते हैं। बड़े लोग सोचते हैं कि हम अगर अल्कोहल ले लेंगे तो हमें गर्मी आ जाएगी। ये इससे वास्तविकता इससे पूर्णतः भिन्न है। शुरू में आपको गर्म लगता है, चेहरा गर्म हो जाता है, लेकिन थोड़े समय के बाद, आधे एक घंटे के बाद, ब्लड वेसल्स डायरेक्ट हो जाती है। जो बॉडी की अपनी गर्मी है वो निकल करके बाहर चली जाती है। ऐसे हमने देखा है कि लोग जल्दी जल्दी अल्कोहल लेते हैं, जब तक वो होते हैं तो सेमी कॉन्शियस हो जाते हैं, या उनकी रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, वॉमिट करते हैं,
ऑक्सीजन लंग के अंदर चला जाता है, उनको निमोनिया हो जाता है। तो कोशिश ये ना करें कि हमें रात को सोने के लिए हमें अल्कोहल की जरूरत है, अगर ठंडक ज्यादा है तो हम अल्कोहल लेंगे, ज्यादा सिगरेट ले लेंगे तो हमें उसके गर्मी आ जाएगी। बहुत थोड़ा बहुत चाय कॉफी ले सकते हैं, लेकिन आप लगातार हर घंटे में लेते चले जाएंगे तो बहुत बेहतर नहीं है। गर्मी के समय आपने रजाई में बैठ के पूरी रात आप नेटफ्लिक्स और आप सीरियल देख रहे बड़ी हैं। बात सर आपने कही और इसका ध्यान देने की जरूरत है। जो बात मेनन साहब ने कही और जो बात कक्कड़ साहब कह रहे हैं, इससे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आगे ठंड बढ़ सकती है। और लिहाजा डॉक्टर एस एन पांडे साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, जाने माने मौसम वैज्ञानिक। एस एन पांडे साहब, ये जो बात कही जा रही है, हाँ जी नमस्कार सर, ये जो बात कही जा रही है कि आने वाले महीने में, और आईएमडी जिसको लेकर अलर्ट जारी कर रहा है, ला लीना के बारे में कहा जा रहा है, मैं चाहूंगा इसके बारे में बताएं कि ये जो क्या आने वाले महीने में ठंड कहर भर के टूटने वाली है और क्या मिजाज मौसम का रहने वाला है। सर आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, कोई पैनिक की बात नहीं है ये। देखिए, नवंबर में सर्दी पड़ती है वैसे भी हमारे देश में, और उत्तर भारत में भी शुरू हो जाती है सर्दी। तो अभी फिलहाल नवंबर में जब तक कोई ताकतवर वेस्टर्न डिस्टरबेंस नहीं आएगा, जैसे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भारी बर्फबारी दर्ज की गई थी पहाड़ों पर। उत्तर भारत में जो भी सर्दी होती है वो पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद होती है। तो जब वेस्टर्न डिस्टरबेंस आएगा तो सर्दी की संभावना बनी रहेगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कई चीजें होती हैं मौसम की। नंबर एक, तो उत्तर भारत में जेट स्ट्रीम चलती है। तो जब जेट स्ट्रीम नीचे आ जाती हैं तो पूरे पहाड़ों से लेके गंगा के मैदानी भागों में मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक सर्दी हो जाती है। तो जेट स्ट्रीम भी नीचे आती हैं। इसी के साथ जो कैस्पियन सागर है वहां से भी हवाएं, तेज हवाएं आती हैं। तो कई कारण हैं, और लानीना भी होता है जो प्रशांत महासागर में एक मौसमी घटना है कि समुद्र के तापमान 0.5 डिग्री घट जाते हैं। तो ये जितने भी मौसमी फैक्टर्स हैं ये सर्दी की ओर इशारा करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी 10 दिन तक यही स्थितियां बनी रहेंगी। लेकिन जब धुंध होती है या कहीं से नमी आएगी, चाहे वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस से आए या बंगाली खाड़ी से आए या अरब सागर से आए, जब ये नमी आती है तो इस नमी से फिर हमारा सूरज की रोशनी मध्यम होती है और दिन भी ठंडे होने लगते हैं। तो ये आगे 10 दिन बाद ये चीजें शुरू हो सकती हैं। इसी के साथ अगले महीने में लानीना भी डेवलप होने की संभावना है। अभी हुआ नहीं है लेकिन डेवलप होने की संभावना है। ये तो हो सकता है। जी जी, बहुत अहम बात के मैं आऊंगा सर आपके पास भी। और क्योंकि मौसम का जब मिजाज बदलता, हमने देखा कि बारिश हुई, किसानों के बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद हुई, इसको लेकर भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या ठंड के साथ साथ क्या बारिश भी हो सकती है, इस तरह की भी खबर को जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, ला नीना का प्रकोप, इस पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि मौसम ऐसी चीज़ है जो बड़े पैमाने पर सबको प्रभावित करता है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई बड़े पैमाने पर। और आने वाली जनरेशन जो खासकर बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत का सबब बनता है, बुजुर्गों के लिए दिक्कत का सबब बनता है जब मौसम बदलता है। इस बीच एस एन पांडे साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं जयवीर आपके पास भी आऊँगा, प्रशासनिक अमले की क्या तैयारी जानने की कोशिश करेंगे। अशोक मैं आपके पास भी आऊँगा, लेकिन एस एन पांडे साहब मैं ये समझना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने बताया मौसम में बदलाव की बात, और जो बात को मौसम विभाग भी कह रहा है, IMD अलर्ट। एस एन पांडे साहब मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? एस एन पांडे जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन जयवीर महावी, ठंड के मद्देनजर दिसंबर की बात करें, ठंड सुनने कड़ाके की पड़ने वाली है, जो प्रशासनिक अमला है गाजियाबाद का वो कितना तैयार नजर आ रहा है इसको लेकर, मैं चाहूंगा इसके बारे में जानकारी बताएं जयवीर। देखिए आदिश, जिस तरह से सर्दियों की हम बात करते हैं और जिला प्रशासन की हम बात करें, सर्दियों को लेकर अलाव की बात करें
आश्रय स्थल की बात करें, जो ऐसे लोगों के लिए बनाए जाते हैं कि जो राहगीर हों, यानी कि जो वाहन से आने जाने वाले हों या फिर सड़कों पर कोई लोग ना सो सके, उनके लिए आश्रय स्थल गाजियाबाद में बनाए जाते हैं। लेकिन अभी सर्दी कम है, ऐसी चीजों पर जिला प्रशासन का ध्यान अभी नहीं। जब सर्दी पड़ती है भयंकर, उसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से आदेश आते हैं और तब नगर पालिका, नगर निगम जगह जगह अलाव जलाते हैं और आश्रय स्थल की व्यवस्था करते हैं। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें, क्योंकि अभी इतनी सर्दी नहीं है, तो जिसको लेकर अभी इस तरह की कोई चीज, चाहे वो अलाव की बात करें या आश्रय स्थल की बात करें, ऐसी कोई व्यवस्थाएं सामने नहीं आई। हालांकि कुछ आश्रय स्थल ऐसे जरूर है जो पूरी तरह से पक्के बनाए गए हैं और जो सालों तक, यानी कि लगातार कार्य करते हैं, जिसमें कर्मचारी भी होते हैं, लेकिन उनके रखरखाव की बात करें, उनकी व्यवस्थाओं की बात करें, वो केवल तभी जब मीडिया में खबरें चलती है, भारी सर्दी होती है और सर्दी के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आता है। कहीं ना कहीं कहा जाए तो अलाव के नाम पर भी तमाम जो लकड़ी की व्यवस्थाएं होती है, उसमें भी एक बड़ा खेल किया जाता है। वो हर साल की बात है, क्योंकि जिस तरह से जो अलाव की जो बात करते हैं, तो पिछली बार यदि हम बात करें, जब सर्दियों में नवंबर में सर्दियां पड़ती थी तो इस समय पर लगते थे, लेकिन अभी तक तो सर्दी का जो प्रकोप है, या कहें तो ठंड उतनी नहीं है। हालांकि सुबह और शाम दिल्ली एनसीआर में सर्दी है। रात के समय तापमान की बात करें तो गाजियाबाद या एनसीआर में लगभग 10 का दर्ज किया जाता है। लेकिन वहीं बात करें तो जिस तरह से भारी प्रदूषण गाजियाबाद जनपद में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में है, उससे भी जो सड़कें हैं उनकी विजुअलिटी सुबह शाम कम होती है। यदि कहा जाए तो लगता है कि धुंध है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर भी बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर रहा है। जो आम लोग हैं वो प्रदूषण से भी प्रभावित है, और ऐसे नहीं तो सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और जिला प्रशासन की बात करें, अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है कि वो अलाव जलाए जाएंगे या इन आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को लेकर। ठीक है जयवीर, ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ जयवीर। ये सभी चीजें प्रशासन, हाँ जयवीर मैं आपके पास आऊंगा। एस एन पांडे साहब हमारे साथ जुड़ गए। जयवीर मैं आपके पास आऊंगा। एस एन पांडे साहब, आपने जो बात कही, हमने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले बारिश हुई जिसमें बहुत बड़ी तादाद में किसानों की फसल जो है बर्बाद हुई। लोग कलेक्टर के यहाँ तक पहुंचे हाथों में धान की फसल को लेकर। क्या आने वाले महीने में, दिनों में क्या बारिश की संभावना दिख रही है आपको, हो सकती है? अनम्यूट कर ले सर, अनम्यूट करके बोले, अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर लीजिए जी। फिलहाल देखिए, अभी ना तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई इतना शक्तिशाली दिख रहा है कि मैदानी भागों में बारिश होने की संभावना हो, क्योंकि सर्दियों में जो भी बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। तो जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो ऊंचाई की पहाड़ियों में बर्फबारी करेंगे और पहाड़ों पर थोड़ी बहुत कहीं बारिश होगी, नीचे देहरादून, मसूरी, उत्तराखंड, हिमाचल में, और ये आगे निकल जाएंगे। अगर कोई सिस्टम एक बने हुए हैं, लेकिन उनका असर दक्षिण भारत में है, अभी उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पश्चिम भारत में कोई असर नहीं है। तो जब कोई और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आता है, तो ये उत्तर पश्चिमी जो हवाएं आ रही होती हैं, इनकी कंटिन्यूटी को वो प्रभावित करता है, मतलब इनकी निरंतरता रोक देता है, तो सर्दी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो अभी लगातार जब देखे पिछले एक हफ्ते से इनकी कंटिन्यूटी बनी है, और जब इन हवाओं की कंटिन्यूटी बनी रहती है तो पूरे गंगा के मैदानी भागों में, हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, और चाहे जम्मू कश्मीर से लेके और बंगाल, बिहार तक, उड़ीसा तक तापमान गिर रहे हैं। लेकिन सर एस एन पांडे साहब, क्या एक मेरा सवाल है, क्या जो जलवायु परिवर्तन या घटनाएं हो रही है हाल फिलहाल, जैसा कि अब दुनिया में देख रहे हैं, भारत में भी देख रहे हैं, क्या खासकर मौसम वैज्ञानिक क्या इस पर भी अध्ययन कर रहे हैं? क्या इसको समझ पाना मुश्किल है कि ये चीजें जो घटित हो रही हैं, कभी बेमौसम बारिश हो रही है, कभी बेमौसम मिजाज बदल जाता है, ठंडक शुरू हो जाती है, कभी हल्का गर्म मौसम हो जाता है, ये तो तमाम चीजें हो रही हैं, क्या इसके बारे में अभी सही तरीके से अनुमान नहीं लगाया जा पा रहा है? क्या ये समझ के परे है जो प्राकृतिक जलवायु में परिवर्तन हो रहा है? आपने सुना होगा, बहुत पुरानी बात है, कहते हैं लोग मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगे, क्योंकि देखिए मौसम में कई फैक्टर्स होते हैं। समुद्र का तापमान क्या है, हवाएं कौन सी चल रही हैं, और हवाओं पे ज्यादातर मौसम प्रभावित करता है। तो अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन तो हो गया है, हो नहीं रहा है सर, हो गया है, और उसके कारण पूरी दुनिया में एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। सॉरी। और आप देखिए
चाहे उत्तराखंड की घटना हो, चाहे जम्मू कश्मीर की घटना हो, या दुबई में बर्फबारी की, यूएई में बर्फबारी हुई अब की बार, तो ये सारी घटनाएं इस ओर इशारा कर रही हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गया है। तो जलवायु परिवर्तन का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो हमारे नंबर 1 ह्यूमन हेल्थ पर, डॉक्टर राजीव कक्कर से बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभावित ह्यूमन हेल्थ हो रही है। नंबर 2 पे हमारे जो एनिमल हेल्थ है, नंबर 3 पे खाद्यान्न उत्पादन, और नंबर 4 पे विस्थापन। अब देखिए जोशीमठ पूरा दरक गया, अब हम वहां के लोगों को कहां बसाएंगे? समुद्र का पानी बढ़ रहा है, वहां के लोग कहां जाएंगे? और वैज्ञानिकों ने ये कह दिया है कि 2050 तक समुद्र का पानी इतना बढ़ जाएगा कि दुनिया के समुद्र किनारे जितने शहर हैं सारे डूब जाएंगे। तो ये जनसंख्या कहां ले जाएंगे? तो ये परिस्थितियां जलवायु परिवर्तन की बहुत विकराल हैं, और इस पे सरकारें भी काम कर रही हैं, लेकिन इसके साथ हमें इंडिविजुअल रूप से सोचना है, समझना है, तभी हम अगली आने वाली पीढ़ी को हम ऑक्सीजन, खाद्यान्न, ये सारी चीजें बड़ी बात कही। मैं रामानुज आपके पास आऊंगा, लेकिन मैंने साहब में एक सवाल, बड़ी तादाद में हमने देखा एनसीआर में फॉग की वजह से बहुत बड़ी तादाद में जो बच्चे पैदा हुए, ये छोटे बच्चे हैं, उनके लंग्स से इन्फेक्शन हुआ है। ये बहुत बड़ी दिक्कत एक महसूस करी जा रही है। ये जो समस्या से जूझ रही है एक हमारी आने वाली नस्ल बहुत बड़ी तादाद में, खासकर उन मेट्रो सिटीज़ में जहां पर हम देखते हैं कि पोल्यूशन या एक्यूआई लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है जब मौसम बदलता है। ये स्थिति कितनी भयावह है और उससे कैसे निपटा जाए? देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा था कि प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना, होता क्या है, इनका जो लंग्स का साइज है ना, जो जिसको ब्रोंकस कहते हैं, जहां से वो सांस लेते हैं, ये बहुत छोटा होता है, और इस वजह से इसमें कंजेशन होना, इसका स्पाज्म होना या रेस्पिरेटरी इलनेसेस बच्चों में ज्यादा होने की चांसेस होते हैं। आप समझ लो करीब बड़ों के जितना साइज होता है उससे करीब 1/4 होता है। तो इसको बंद हो जाना, इसमें कंजेशन होना, इसमें लंग की डिजीजेस होना बहुत आसान होता है, इसलिए इनको बचाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नंबर 1। दूसरा चीज, जरा सा भी अगर इनमें कुछ लगता है कि लंग्स की प्रॉब्लम है तो उसका निवारण तुरंत होना चाहिए। बचाव के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? एक तो जब सूरज निकल जाए तभी बच्चे को बाहर लेके जाए, ठंड में ना लेके जाए। दूसरा, घर के अंदर प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। जो लोग प्यूरिफिकेशन के लिए कुछ एयर प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं वो कर सकें। बाकी एनवायरनमेंट में तो आप रह ही रहे हैं, उसके लिए तो कितना ही कर सकते हैं, पर यह है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन छोटे बच्चों में होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा के केसेस हो गए, ब्रोंकाइटिस के हो गए, ब्रोंकियोलाइटिस के हो गए। अचानक जब इस तरह से सीजन चेंज होता है तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि इमरान साहब बता रहे हैं। रामानुज, हमारे संवाददाता भी राजधानी लखनऊ से हैं और नोएडा से अशोक द्विवेदी भी हमारे साथ है। अशोक, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन रामानुज, हमने देखा कि जिस तरह से बड़ी तादाद में मौसम का मिजाज बदला, किसानों की बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद हुई, किसान परेशान नजर आए, खासकर प्रशासनिक अमला किसानों के लिए या हमारे जवानों के लिए या बुजुर्गों के लिए क्या कुछ कदम उठा रहा है? कोई प्लान तैयार किया गया अगर इनकेस ठंड बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, जैसा कि मौसम विभाग कह रहा है, या बारिश होती है, तो उन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए क्या कोई प्लानिंग अभी करी गई है? देखिए, अगर बात की जाए रिस्क, इसके लिए जो है प्रॉपर जो है विभाग बना हुआ है। एक तरीके से ये आपदा ही है, और अगर ऐसे में मौसम का जो है एकदम तेजी से जो है गिरावट आना, या यूँ कहें कि टेम्परेचर में गिरावट आना, वो कहीं ना कहीं बच्चों को, बुजुर्गों को ज़्यादा प्रभावित करती है। और बात रही क्योंकि इस समय अगर बात की जाए तो प्रशासन धीरे धीरे जो है, क्योंकि हर बार जो है दिसंबर तक आते आते जो है प्रशासन पूरा मुस्तैद हो जाता है, और ऐसे में चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम क्षेत्र हो, और चाहे जो शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है अलाव की व्यवस्था कर दी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो है उस समय हेल्थ विभाग भी गाइडलाइन जारी करता है कि बच्चों और बुजुर्गों को जो है थोड़ा प्रिकॉशन बरतनी चाहिए, उनको जो है धूप में निकलने और जो है ऐसे ठंडे मौसम में बाहर ना निकले। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस तैयारियों में लगा हुआ है, और जब अचानक से और ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है तभी प्रशासन जो है इस पर अलर्ट जारी करेगा। जब लगता है कि प्रशासन, अगर वर्तमान की अगर स्थिति बात कर ली जाए
जाए आरिश तो एयर इंडेक्स की अगर बात की जाए तो अभी 180 यानी कि अनहेल्दी जो है वो चल रहा है। लखनऊ का जो है जो हवा है लखनऊ की वो चल रही है और ऐसे में अगर बात की तो प्रशासन जागा है, कई जगह छिड़काव भी हो रहे हैं लेकिन वो नाकाफी है जिस तरीके से वो छिड़काव होने चाहिए, जिस तरीके से उसकी तैयारियां होनी चाहिए पहले, क्योंकि हर साल जो है तब्दीली हो जाती, गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है पूरी राजधानी क्षेत्र। तो ऐसे में उसमें थोड़ा सा जो है बदलाव इस बार पहले से ही कर दिया गया था, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो एयर इंडेक्स है वो बता रहा है कि अभी अनहेल्दी जो है वो वातावरण है लखनऊ का। और ऐसे में अगर बात की जाए कि भविष्य के लिए, यानी कि आपके पास आऊंगा। अब अशोक द्विवेदी काफी देर से, अशोक द्विवेदी एक्यूआई लेवल खासकर नोएडा की बात करें तो कहां पर जा रहा है? आश्रय स्थलों की बात की जाए तो उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम प्रशासनिक अमले की तरफ से किए गए हैं? ये तमाम चीजों को लेकर क्या जानकारी और खासकर एक्यूआई लेवल क्या पहुंच रहा है? अरे बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे सर्दी चालू होती है वैसे एपीआई लेवल हर साल जो है यहाँ नोएडा एनसीआर का बढ़ता है, लेकिन इस बार एपीआई लेवल की बात करें तो वो जो गैस जो सांस लेने में दिक्कतें लोगों को पहले से आने लगी, यूपीआई लेवल पहले से बढ़ चुका है। वहीं मैं आपको बता दूं कि दिवाली के बाद एक बार यूपीआई लेवल ऊपर उछाल मारा था, लेकिन उसके बाद थोड़ा डाउन हुआ था। लेकिन अगर फिर देखा जाए तो जैसे जैसे कोहरे ने दस्तक दी है वैसे जो है यहाँ प्रदूषण जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा है, जिसको लेकर के यहाँ पे अभी 2 दिन पहले यहाँ के डॉक्टर का जो है यहाँ के सीएमएच का बाइट भी आया था कि जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनको जो है सावधानियां बरतनी चाहिए। सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाने वाले जो बुजुर्ग हैं उनको जो है अगर जरूरत ना हो तो वो घर में ही अपनी एक्सरसाइज करें, जिससे बाहर ना निकले, जिसको लेकर के लंग्स और हार्ट की सबसे ज्यादा परेशानी देखी गई है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जैसे भी यूपीआई लेवल बढ़ा है उसके बाद से यहाँ पर जो है काफी अच्छी खासी परेशानी आ रही है। 350 के लगभग जो है एक्यूआई लेवल जो है रिकॉर्ड किया गया। वही मैं आपको बता दूं जैसे जैसे धीरे धीरे सर्दियां आना शुरू होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सबसे ज्यादा कोहरा ने दस्तक देना शुरू कर दिया। जो सुबह शाम कोहरा पड़ता है और साथ के साथ प्रदूषण है, जिसको लेकर के जो सूर्य देवता है वो दर्शन नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ जाने वाले लोगों के लिए विजिबिलिटी की दिक्कत होती है। जो रात में गाड़ियां चलाते हैं उनको अच्छी खासी दिक्कतें होती है। वही मैं आपको बता दूं नोएडा से बाहर बिहार क्षेत्र की अगर बात करें तो अभी बारिश के बाद फसलें किसानों की खराब हुई है और धान की कटाई चल रही थी, लेकिन खेतों में पानी भर गया, जिससे बड़ी मुश्किल से जो है धान की फसल को बाहर निकाला गया। वहीं गेहूं की बुआई चल रही है। तो अगर सर्दी जल्दी दस्तक देती है, वही मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है कि 15 तारीख के बाद जो है कड़ाके की सर्दी एनसीआर में पड़ेगी, तो जिसको लेकर के किसानों को भी अच्छा खासा दिक्कत होने वाली है। आरिफ, ठीक है, तो बड़ी बात, किसानों को भी आप एहतियात बरतने की जरूरत है और खासकर प्रशासनिक अमले को लेकर इसको कदम उठाने की भी जरूरत है। अगर मौसम का मिजाज बदलता है आने वाले कुछ दिनों में, जैसा कि आईएमडी अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन इस बीच हमारे साथ कक्कड़ साहब भी। कक्कड़ साहब, जो लोग हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, ठंड के दौरान मॉर्निंग वॉक करना ये कितना सही है या कितना खतरनाक है, मैं चाहूँगा इसके बारे में बताएं। वो लोग जिनको सांस का बीमारी है, जो एलर्जी के पेशेंट हैं, सीओपीडी के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, उनको विशेष तरह के सावधानी रखने की जरूरत होती है। जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, ठंडक में अगर सूर्य की रोशनी निकल आए उसके बाद ही ये मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे। सड़क पे ना व्यायाम करके, सड़क पे ना दौड़ करके आप किसी अंदर की तरफ जहाँ पे पोल्यूशन कम होता है, जो ग्राउंड्स होते हैं, वहां पे जाके करें। बंद जिम में, बंद कमरे में एक्सरसाइज ना करें, थोड़ा सा शीशे वगैरह खोल करके वेंटिलेटेड एरिया में ही करें। इस बात का बहुत ध्यान रखिए। कुछ चीजें होती हैं जो कि ठंडक के समय विशेष तरीके हम लोग को देखना है। एक तो आपकी नींद, 7 से 8 घंटे की नींद अत्यधिक आवश्यक है। रात को देर रात को सोना, दिन के समय लगातार काम करना, ये थोड़ा सा इनके लिए हानिकारक हो सकता है। जो बच्चे हैं उनकी नींद की ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है, 8-10 घंटे 11 घंटे की नींद की जरूरत होती है। बुजुर्ग लोगों को 7 से 8 घंटे की रात की नींद की जरूरत होती है। ये नहीं कि 2 या 4 घंटे रात को सोएं और 2-3 घंटे दिन में सो लें, या जब वीकेंड में आकर के अपनी नींद पूरी करें। खाने में फ्रेश चीजों का इस्तेमाल करें, बासी चीजों का उपयोग न करें। जंक फूड का इस्तेमाल करें। जंक फूड में खस्ता है, समोसे हैं, नमकीन है, पिज्जा है, पास्ता है, इन चीजों का उपयोग न, मैदे की चीजों का उपयोग न करें। धूम्रपान या अल्कोहल का
करें, एक्सरसाइज तो करें, लेकिन जैसा हमने बताया ओपन एरिया में करें, जहां पे पोल्यूशन कम हो वहां पे करें। थोड़ा सा डाइट, एक्सरसाइज, नींद, ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। रात के समय कमरा बंद करके केवल बहुत ज्यादा हीटिंग चीजों का उपयोग ना करें, गर्म चीजें न जलाएं कि प्लास्टिक और कागज जला करके सो जाए, लकड़ी जला के सो जाए, इसका ना उपयोग करें। इन चीजों का अगर करेंगे तो शायद आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। डॉक्टर साहब ने बच्चों के विषय में बहुत अच्छे से बता दिया है। बुजुर्ग और जो पेशेंट्स होते हैं उनको हार्ट अटैक होना, जो ब्रेन स्ट्रोक होना वो ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडक के समय पे ब्लड वेसल्स संकुचित हो जाती हैं, कोगुलेशन होने के लिए खून में थक्का बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। वायुमंडल में होने वाले प्रदूषण आपके लंग को भी प्रभावित करता है, ब्लड वेसल्स को प्रभावित करता है, हार्ट को प्रभावित करता है। बॉडी में सूजन पैदा करने वाले तत्व घूमने लगते हैं, तो इंफ्लेमेटरी मीडिएटर सेक्रेट होते हैं और क्लॉट जा करके आपके ब्रेन हार्ट में करके और सडन डेथ या आपको हार्ट अटैक होने के या फिर सीजर आता है, मेजरी के झटके पड़ सकते हैं, पैरालिसिस के झटके बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको इन बातों का विशेष जो ठंडक पड़ती है। एक दर्शक हमारे साथ आगे, गिरीश शुक्ला, गिरीश जी अपनी बात को रखें। मैं कहना चाहता हूँ कि ठंडक तो अब पड़ती ही नहीं है। जब मैं सन 62 में कानपुर लाया गया था, उस समय ठंड के इतनी ज्यादा थी कि पूरे मकान में अलाव जला करते थे। अब ऐसी कोई ठंड वंड नहीं पड़ती है, केवल शरीर कमजोर हो गए हैं, इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मैं सरकार से आह्वान करता हूँ कि जाड़े की जो नैन बसेरे आज की तैयारियां हैं, सभी जिला कलेक्टरों को कहें अपनी रिहर्सल करें और वो रिहर्सल करके तैयारी पूरी परख लें अपनी कि उनकी पूरी तैयारी है जाड़े के हिसाब से कि नहीं है। देश के जितने पशु चिकित्सक जिले के जो भी अधिकारी हैं वो जिले में अपने प्रचार करें, जानवरों की रक्षा के लिए किसान विशेष उपाय करें सर्दी से बचाने के, पुराने कपड़े आदि की धूल वगैरह तैयार कर ले अपनी। और बहुत अच्छी बात गिरीश जी कही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजीव जी, एक दर्शक जुड़े हुए थे, वो ये बात कह रहे थे कि भाई कि ठंड ज्यादा नहीं पड़ती है, शरीर हमारे कमजोर हो गए इसलिए हमें ठंड ज्यादा लगती है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ठंड तो पड़ती है, इस डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हैं। और इस बार इस विशेष तौर पे मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ठंडक ज्यादा पड़ेगी, तो हमें अगर उसके लिए प्रिकॉशन ले लेते हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है। इसलिए ठंडक जो पड़ती है एरिया पे डिपेंड करता है और ठंडक के लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए। और जहां तक आप कमजोर होने की बात कर रहे हैं, उसका मेन कारण होता है कि हम लोग की सेडेंटरी हैबिट, हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, रात भर बैठे रहते हैं। पहले हम लोग पिक्चर्स देखते थे, 2 या 3 घंटे की पिक्चर होती थी, पिक्चर हॉल में जाके करते थे। बट कोविड के बाद में हमारी दिनचर्या बिल्कुल बदल गई है। हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जो टीवी में पिक्चर देखने के बजाय हम लोग नेटफ्लिक्स में बड़े बड़े 8-8, 10-10 घंटे एक साथ उसको सीरियल, बड़े सीरियल होते हैं उनको खत्म करते हैं, बैठे बैठे खाना खाते हैं, बिस्तर में बैठ करके खाना खाते रहते हैं, जंक फूड का उपयोग करते हैं। ओबिसिटी बढ़ रही है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, खान पान का उपयोग कम हो रहा है, एक्सरसाइज कम हो रही है। अगर एक्सरसाइज, कुछ लोगों में ट्रेंड तो आया एक्सरसाइज 24 आवर्स जिम हो गए हैं, लेकिन जिम करने का एक टाइम होता है। रात को 12 बजे जिम करें और आकर के सोने की कोशिश करें, वो भी गलत है। तो कुछ प्रिकॉशन रखना है। बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे शरीर कमजोर हो गए हैं, उसका कारण स्वयं हम हैं। अगर हम लोग इस बात का ध्यान रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, तो शायद इस तरह की प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बड़ी बात की। बेरेन साहब, एक सवाल मेरा ये भी है कि हम देखते हैं ठंडक में ज्यादा ठंडक जब पड़ती है, लोग बहुत ज्यादा रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनके लिए रूम हीटर का हद से ज्यादा इस्तेमाल करना, क्या ये खतरनाक है, या इसके बारे में चाहूंगा थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी का क्वेश्चन है कि क्या रात को कमरा गर्म करने के लिए हीटिंग डिवाइस की जरूरत है, उसका उत्तर सीधा सीधा है कि हाँ है। आप ये मत सोचिए, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, जैसे मैंने बताया कि आप बच्चा ने अगर सुसु पोटी कर दिया, डायपर चेंज करे, आपका कमरा ठंडा है तो बच्चा ठंडा हो जाएगा। आपने बोला थोड़े बड़े बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए हीटिंग डिवाइस कोई भी आप यूज करें, उसके साथ ह्यूमिडिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ रूम में थोड़ा बहुत वेंटिलेशन भी होना बहुत जरूरी है, जैसे डॉक्टर कक्कड़ ने बताया, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बंद भी नहीं रखना चाहिए। एक चीज और, कुछ लोग कोल हीटर्स यूज करते हैं जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड सिक्रीट हो सकती है और वो कि जानलेवा भी हो सकता है। तो उससे लकड़ी या कोल, इस तरह का कोई हीटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड सिक्रीट करे। बहुत ध्यान से चूज करना चाहिए कौन सा हीटिंग डिवाइस है। वेंटिलेशन होना चाहिए साथ। अगर आप ह्यूमिडिफिकेशन नहीं करोगे, कमरे में जितने लोग सो रहे हैं सबकी स्किन ड्राई हो जाएगी, सबका गला सूख जाएगा, सबको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ह्यूमिडिफिकेशन बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा खाली हीटर चलाओ तो क्या होता है। तो नौजवान बच्चों को जो है सोते समय उनकी बॉडी के हिसाब से कितनी देर हीटिंग डिवाइस, लेकिन सर ने जैसे बताया कि सारा दिन रजाई में बैठ के अगर आप सीरियल देख रहे हो और वही रजाई में बैठ के खाना खा रहे हो, तो आप अपनी बॉडी की
बायोलॉजिकल क्लॉक भी खराब कर रहे हो और बॉडी को भी कमजोर बना रहे हो। ठीक है, बात कही। हाँ ठीक है सर। जब निकलता है हाँ। एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, उसको बंद नहीं करना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, एसएन पांडे साहब, जैसा कि हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी बता रहे हैं कि नोएडा में एनसीआर में 300 के आसपास एक्यूआई लेवल पहुंच रहा है, और जैसे जैसे अब ठंड बढ़ेगी तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये और भी बढ़ेगा, ये और भी बढ़ेगा। क्या इसके आसार दिख रहे हैं कि आगे जो एक्यूआई लेवल है, छोटे खासकर शहरों की बात करें, कानपुर, लखनऊ या उन जगहों की बात करें, क्या इनमें बढ़ सकता है आने वाले दिनों में या महीनों में? बिल्कुल, देखिए जब मॉइस्चर रहेगा, और होता है क्या है कि एक और जो कारण होता है, हमने आपसे बताया था कि हवाएं, तापमान गिरते हैं, हवाएं ठंडी होती हैं, ठंडी होकर हवाएं नीचे धरातल पर पृथ्वी के पास आ जाती हैं, इनमें मॉइस्चर होता है। और इस समय जब आकाश बिल्कुल साफ रहता है तो रात में ओस भी गिरता है, तो ओस गिरने के कारण जो मॉइस्चर फीड सुबह शाम रहता है, उस पे सारे हमारे 2.5 के पार्टिकल्स, धूल के कण, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें होती है सारी बैठ जाती हैं। इसके बाद जब थोड़ी नमी और बढ़ेगी, चाहे वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बढ़े या बंगाली खाड़ी में कहीं हलचल हो, तो जब ये नमी और बढ़ेगी तो दिन में भी हमारी धूप जो कम होगी, जैसी धूप कमजोर होगी तो दिक्कत बढ़ेगी और सर्दी भी महसूस होती रहती है। देखिए, अगर दिन में धूप निकलती है तो हम सर्दी महसूस कम करते हैं, क्योंकि जब हम सुबह उठ के बाहर जाते हैं तो धूप निकल आती है, तो हमें सर्दी कम महसूस होती है। लेकिन जैसे ही धूप कमजोर होगी, चाहे वो धुंध की वजह से हो, चाहे वो बादल हो, तो सर्दी फिर महसूस होने लगती है। तो ये स्थितियां WD होने के बाद आएंगी या कहीं से नमी आए, क्योंकि कई हलचलें हो रही हैं बंगाली खाड़ी में भी, तो कहीं से भी कोई सिस्टम बन सकता है। फिलहाल अभी 8 से 10 दिन तक कोई संभावना नहीं है, लेकिन जो कंटिन्यूटी बनी हुई है उत्तर पश्चिमी हवाओं की, उसकी वजह से तापमान 10 के नीचे रहेंगे। और जब लगातार ये एक हफ्ते जो हो गया है और 2 से 3 दिन बाद तो शीतलहर वाली स्थिति भी जैसे राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में कई जगह आ सकती है। जैसे आज IMD ने कहा है कि इन इलाकों में शीतलहर की भी स्थिति आ सकती है। तो ये संभावनाएं भी लगातार बनी हुई हैं। लोगों को सजग और सतर्क रहना चाहिए। बीमार बच्चे और जो बूढ़े लोग हैं उनको थोड़ा बाहर निकलने में परहेज करना चाहिए इस समय। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हीटर का प्रयोग छोटे बच्चों के लिए करें। हाँ, ठीक है एसएन पांडे साहब, मैं आपके पास आता हूँ। हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी हमारे साथ नोएडा से हैं। अशोक, आपने जैसा कि बताया नोएडा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के आसपास दर्ज किया जा रहा है, और अभी जबकि हम कह सकते हैं दिसंबर का महीना अभी बाकी है, तो आने वाले दिनों के लिए खासकर इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करने के लिए, फेफड़ों को अच्छी ऑक्सीजन मिलने के लिए, बच्चों की अच्छी सेहत के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? इसके बारे में कुछ सोचा जा रहा है? अरे बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है, एयर क्वालिटी में जो है अगर सुधार नहीं होता है तो उसको लेकर के यहाँ जो नोएडा प्रशासन है वो जगह जगह पानी का छिड़काव करा रहा है। वहीं मैं आपको बता रहा कि पहले भी जो है जहां कंस्ट्रक्शन साइडें हैं वहां पे नोटिस दी गई है, कुछ कंस्ट्रक्शन साइडों पे कार्रवाई भी की गई है। जहां जहां धूल मिट्टी उड़ने वाली जगह है उन पे भी कार्रवाई की जा रही है, जगह जगह पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं, जो पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं जो रोड पे लगे हैं पेड़ों को, जिससे ऑक्सीजन जो है प्यूरिफाई की जा सके, उस पर भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन द्वारा जो है कदम उठाए जाए। वही मैंने आपको बताया कि दिवाली के बाद एक बार एयर क्वालिटी जो है वो खराब स्थिति में दर्ज की गई थी, उसके बाद थोड़ी गिरावट आई थी, थोड़ा सुधार हुआ था। लेकिन वहीं जैसे जैसे सर्दियां दस्तक देना शुरू हुई है, एयर क्वालिटी में फिर उछाल देखने को मिला, जो एयर क्वालिटी काफी खराब दर्ज की जा रही है, जिसको लेकर के यहाँ के डॉक्टरों ने भी एडवाइजरी जारी की है। जैसे मैंने आपको बताया, छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाए। सुबह सुबह मॉर्निंग में जो स्कूल जाते हैं उस टाइम ठंड भी होती है, साथ के साथ एयर क्वालिटी भी खराब स्थिति में है। तो बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको मास्क लगा करके ज्यादातर स्कूल भेजने की कोशिश की जाए। दूसरा, जो बच्चे हैं अपने व्हीकल से स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो स्कूल वैन से जाते हैं, तो स्कूल वैन जो होती है वो पूरी तरह से बंद होती है, तो उनके लिए तो ठीक है, सुरक्षित है। लेकिन जो अपने व्हीकल से स्कूल जाते हैं उन बच्चों पे खासा ध्यान रखा जाए। खास करके जो बुजुर्ग है,
जो बीमार है, जैसे जिसको लंग्स का या गले का या हार्ट का या शुगर के जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनको सावधानियां बरतनी चाहिए। डॉक्टर ने एडवाइजरी जारी की है कि सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, अगर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो ऐसी जगह पे मॉर्निंग वॉक करें जहां पे पेड़ पौधे ज्यादा हो, ज्यादा पानी पिए, और अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो अपने घर में ही योगा एक्सरसाइज करें, जिसको लेकर के सावधानियां बरतेंगे। अशोक मैं आता हूं आपके पास। अशोक, हाँ, अहम जानकारी दी। जयवीर मावी, गाजियाबाद जो कि बहुत इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है, वहां पर क्या AQI लेवल आ रहा है? और क्योंकि अब महीना आगे जिसके बारे में कहा जा रहा है ठंड ज्यादा बढ़ेगी तो दिक्कत भी ज्यादा पैदा हो सकती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ सकता है, इसको लेकर क्या कुछ कदम कोई उठाए जा रहे हैं? प्रशासन सोच रहा है कुछ प्रशासन, या AC के कमरे में बैठे अधिकारी हवा खा रहे हैं? देखिए आरिफ, आपको बता दें कि गाजियाबाद का AQI स्तर की अगर हम बात करते हैं तो देश में बहुत पहले नंबर पर भी रहा है गाजियाबाद। और अब इस समय की बात करें तो जो AQI का स्तर है वो 400 के आंकड़े को छू रहा है, कई बार 400 से पार भी गया है। और लगातार जिस तरह से जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर हमने बताया था कि जो लौनी में एक AQI नापने की जो मशीन थी वो खराब पड़ी है, जिससे कि आम लोगों को AQI का स्तर ना पता लग पाए। तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता लगता है, लेकिन जिस तरह जो मशीनें लगाई गई थी वो मशीनें भी नाकाफी नजर आ रही है। हालांकि प्रदूषण बोर्ड अब गाजियाबाद में अन्य मशीन लगाने की डिमांड कर रहा है। उनका कहना है कि लगभग 4 से 6 मशीनें और लगनी जाएगी। जिस तरह से इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार छिड़काव, हालांकि देखा गया है कई जगह पर, लेकिन अगर उस छिड़काव की बात करें तो छिड़काव नाकाफी है और प्रदूषण का जो स्तर है लगातार बढ़ा है लोगों में। ठीक है जयवीर, अहम जानकारी फिलहाल आपने दी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर मावी, अशोक द्विवेदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रामानुज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव कक्कड़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सर मनीष मेनन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आनंद शर्मा जी, माफ कीजिएगा, डॉक्टर SN पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो एक बात कही जाती है कि भाई मौसम की तरह बदल गए हो, मौसम का पता लगाना शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक साफ तौर पे कह रहे हैं कि आने वाला दिसंबर का महीना कड़ाके की ठंड ला सकता है, जिसके लिए तमाम डॉक्टर्स का जो पैनल हमने बैठाया और हमारे संवाददाता ने आपको साफ तौर पे जानकारी दी। एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ला लीना का प्रकोप कुछ नहीं कर पाएगा। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।